हाय फ्रेंड्स। आज मुझे आप लोगों के साथ सिटिंग टॉलरेंस पर बात करना था। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और उनका मेन कंसर्न होता है कि उनका बच्चा एक जगह पर ज्यादा देर नहीं बैठता है। एंड बहुत इम्पोर्टेंट है सिटिंग टॉलरेंस पे काम करना, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि बच्चे की उम्र क्या है वो भी जान लेना बहुत जरूरी है। कई सारी बार बच्चा बहुत ही छोटा होता है, मेरे पास 2.5 साल के उम्र के बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा एक जगह पर नहीं बैठ रहा है। 3 साल के, 4 साल के, लाइक बहुत ही छोटे छोटे बच्चे आजकल मेरे पास आते हैं और पेरेंट्स कहते हैं कि इसको हम सिटिंग टॉलरेंस पे वर्क करना है। तो बहुत जरूरी बात यह है कि 0 to 7 years में, 7 साल की उम्र तक हम ह्यूमन बीइंग्स भागने, दौड़ने, खेलने, कूदने, जंप करने, ये सब चीजों के लिए हमारे बच्चे की बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है। और 2.5 साल की उम्र में अगर हम बच्चे को एक्सपेक्ट करें कि वो एक जगह पर बैठे, ध्यान दे, एकेडमिक्स करे, रीडिंग, अल्फाबेट्स आइडेंटिफाई करे, नंबर्स आइडेंटिफाई करे, मैचिंग करे, या बहुत सारी ऐसी चीजें करे जो उसे स्कूल के लिए तैयार करे, यू नो तो वो चीजों पर अगर हम सिर्फ फोकस करेंगे तो मुझे लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है खेल। बच्चे, हम सब, आई एम श्योर आप भी जो मुझे आप सुन रहे हो, हम सब इतना बचपन में खेले हैं ना कि खेल के माध्यम से हमने मैचिंग भी सीख लिया, हमने राइटिंग, रीडिंग, मतलब ये सब कब आ गया पता ही नहीं चला। मुझे तो याद है कि मैंने ना जूनियर सीनियर केजी कुछ नहीं की थी, सीधे हमको फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाल दिया गया था। और उस स्टैंडर्ड में जाने के बाद भी हम आराम से कोप कर लिया था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हाँ, बच्चे जो न्यूरो डाइवर्स हैं, जो डिफरेंट हैं, हाँ उनको डिफिकल्टी होती है क्योंकि उनका ब्रेन डिफरेंट है। लेकिन एक बहुत ही छोटे छोटे बच्चों से एक्सपेक्ट करना कि वो ज्यादा देर बैठे और फोकस करें। जैसे मुझे एक पेरेंट कह रहे थे कि मेरा बच्चा 5 साल का है, मेरा बच्चा आधा घंटा बैठता है और पढ़ाई करता है, और ऊपर से आजकल ये पैंडेमिक कोरोना, उसकी वजह से बच्चों को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक स्क्रीन को, जैसे कि मैं अभी कैमरा को देखकर बात कर रही हूँ, कि वो एक स्क्रीन को देखकर बात करे, स्क्रीन को देखकर जवाब दे, जो कि मुश्किल है। इट इज रियली डिफिकल्ट। तो मुझे ये लग रहा है कि सिटिंग टॉलरेंस पर काम करने के पहले हमने पहली बात ये समझ लेना चाहिए कि क्या बच्चे की उम्र उतनी है कि वो आधा पौना घंटा बैठ सकता है। अगर मैं 2-3 साल के बच्चे की उम्र पकड़ू, 5 साल का बच्चा एट वन गो 9 मिनट तक बैठ सकता है। उसके बाद उसे एक मूवमेंट ब्रेक चाहिए ताकि वो भाग सके, दौड़ सके, और फिर वापस टास्क पर आकर बैठ जाए। तो बहुत सारे ना स्केल्स अवेलेबल हैं कि बच्चा एक जगह पर कितनी देर बैठ सकता है। आजकल मैं भी बहुत सारे सारे ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर रही हूँ, तो मैं भी ऐसे ही बैठकर स्क्रीन पर पेरेंट्स के साथ बात कर रही होती हूँ। मेरे सेशन कुछ पौना घंटे के होते हैं और हर पौना घंटे के बाद मेरे बॉडी को मूव करने की जरूरत महसूस होती है। तो एक छोटे बच्चे से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक ही जगह पर आधा घंटे से ज्यादा बैठे और फिर ध्यान भी दे और सीखे भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बहुत जरूरी है कि भाई किस उम्र में बच्चा कितनी देर बैठ सकता है। 5 साल का बच्चा 9 मिनट तक बैठ सकता है, 10 साल का बच्चा, 10-11 साल का बच्चा अराउंड 20-25 मिनट बैठ सकता है। और उसके बाद उसे एक मूवमेंट ब्रेक देना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने आप को अ, अपने बॉडी को वापस कैलिब्रेट करके, लाइक वापस रेडी हो सके, ताकि वो अपने आप को ध्यान देने के लिए रेडी कर सके। ठीक है ना? तो क्या वजह है कि बच्चे एक जगह पर नहीं बैठते हैं? तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ठीक है, हमने एज को समझ लिया, कि हमने समझ लिया कि हम मूवमेंट ब्रेक देंगे, हम एक ही जगह पर ज्यादा देर नहीं बिठाएंगे, लेकिन कई सारी बार बच्चे एक ही जगह पर टिक कर नहीं बैठ पा रहे हैं। तो क्या वजह है?
क्या ज्यादातर पेरेंट्स कहते हैं एडीएचडी तो नहीं है, कहीं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर तो नहीं है, या सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज तो नहीं है। और कई सारी बार पेरेंट्स जब मेरे पास आते हैं, मैं पहला क्वेश्चन पूछती हूँ कि बच्चे को आप बाहर आउटडोर्स में कितनी देर लेकर जाते हो? तो मैक्स आधा घंटा, और कई कई बार तो हफ्ते में 2 बार या 3 बार इस तरीके से बच्चे को आउटडोर सेशंस मिल रहे हैं। तो एंड आई डोंट मीन आउटडोर सेशन सेशन, जस्ट एक मौका जहां पर बच्चा बाहर जाकर खेल सके, वो कर सके जो उसका मन होता है, वो कर सके जो उसके शरीर को जरूरत है। पता है, बचपन में जब मैं एक जगह पर नहीं बैठा करती थी और ध्यान नहीं दिया करती थी, तो मेरी टीचर बोलती थी, जा रीना जरा खेल के आ जा, जा जरा ये भाग के आ जा, जा ये किताबें वहां रख के आ जा, जा जाके बोर्ड साफ करते। बिकॉज मेरे टीचर्स या हमारे जो टीचर्स थे उनको पता था कि हमारे बॉडी को मूवमेंट की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग अपने बच्चों को कितना वक्त बाहर नेचर में रहने का मौका दे रहे हैं। और अगर बाहर नेचर में रहने का मौका दे रहे हैं तो क्या हम माइक्रो मैनेज कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, 2 बार स्लाइड पे चढ़ जाओ, नहीं 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 नहीं, अच्छा एक बार स्विंग कर लो, अच्छा अब यहाँ चलो, अच्छा अब वहां करो, अब यहाँ नहीं जाओ, अच्छा वहां रुक जाओ। क्या हम इतने ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं क्या, अगर हम बाहर लेकर जा रहे हैं? तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लग रहा है ध्यान देने की जरूरत है। कि पहली बात, अगर मेरा बच्चा एक जगह पर ज्यादा टिक कर नहीं बैठ रहा है, तो क्या मैं अपने बच्चे को बाहर खेलने के उतने मौके दे रही हूँ? कितनी देर बच्चा बाहर खेल रहा है, और अगर वो बाहर खेल रहा है तो क्या मैं डिसाइड कर रही हूँ कि वो क्या करेगा, या वो डिसाइड कर रहा है कि वो क्या करेगा? ये भी बहुत जरूरी है। तो भाई मैंने चेक कर लिया कि बच्चा मेरा एक जगह पर टिक कर बैठ रहा है, और मैंने उसकी उम्र के हिसाब से उसको ज्यादा देर नहीं बिठाया, उसे भागने दौड़ने का मौका दिया, उसे आउटडोर प्ले का भी मौका दिया मैंने। और जब मैंने ये सब कुछ का ध्यान रखा है और फिर भी बच्चा एक जगह पर नहीं बैठ रहा है, कि भाई कर लिया है सब कुछ फिर भी नहीं बैठ पा रहा है, तो क्या बच्चे की डाइट, क्या खा रहा है बच्चा, तो बच्चे की डाइट कैसी है ये मैटर करता है। मैं एक डाइटिशियन नहीं हूँ, बट कहने का मतलब है हम सब जानते हैं कि हम जब छोटे थे हम बहुत ज्यादा बाहर नहीं खाते थे। क्या हम बहुत ज्यादा पैकेट फूड दे रहे हैं अपने बच्चे को? बच्चा ज्यादा चॉकलेट्स आइसक्रीम्स ये सारी चीजें ज्यादा खा रहा है क्या? तो ये चीजों पे भी हमें उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। क्या बच्चे का पेट रोज साफ हो रहा है? क्या बच्चे का सोने का टाइम प्रॉपर है? कई सारी बार बच्चे तो लेट सो रहे होते हैं आजकल, 11 11:30 12 बजे सो रहे होते हैं। तो क्या हमने अपने बच्चे का सोने का एक ही टाइम निश्चित करके रखा हुआ है? अगर बच्चा हर बार अलग अलग टाइम पर सो रहा है, पूरी तरीके से नहीं सो रहा है, तो बच्चा हाइपर एक्टिव होगा, चंचल होगा, भाग रहा होगा, दौड़ रहा होगा, एक जगह पर टिक कर बैठना बच्चे के लिए मुश्किल होगा। अगर बच्चा डाइट ऐसी खा रहा है जिसमें कलर्स हैं, पैकेट फूड है, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, तो बच्चे के लिए एक जगह पर टिक कर बैठना फिर से मुश्किल होगा। तो बच्चे का मैंने देख लिया कि भाई बाहर जान, मैं उसे ज्यादा देर एक जगह पर नहीं बिठा रही हूँ, उसे आउटडोर अपॉर्चुनिटीज भी दे रही हूँ, उससे मैं डाइट भी ढंग की दे रही हूँ कि भाई वो बाहर का नहीं खाए, लाइक घर का खाना खाए। इस चीज का भी मैं ध्यान दे रही हूँ, अच्छा सो रहा है, सेम टाइम है सोने का, ये भी चीज का मैंने ध्यान देकर रखा है। फिर भी बच्चा एक जगह पर नहीं बैठ रहा है, तो फिर क्या वजह हो सकती है? तो फिर मैं चेक करूंगी कि भाई क्या मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को मिलकर मैं समझ लूंगी कहीं सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज तो नहीं है, क्या मेरे बच्चे के प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस तो नहीं अनइंटीग्रेटेड है। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ रिफ्लेक्सेस होती हैं, जैसे स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स हो गई, या कई बार बेबिंस्की हो गया। ये कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो अगर रह जाती हैं तो बच्चा एक जगह पर टिक कर नहीं बैठेगा, हिलता रहेगा, डुलता रहेगा। एसटीएनआर प्रेजेंस होने से भी या एटीएनआर के प्रेजेंट होने से भी एक जगह पर बैठना और टिक कर बैठना और फोकस करना मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। कई बार फ्योर पैरालिसिस रिफ्लेक्स या मोरो रिफ्लेक्स ये भी प्रेजेंट रह गई, तो भी बच्चा एक जगह पर टिक कर बैठने में डिफिकल्टी आती है। वेस्टिब्युलर सिस्टम अगर बच्चे का इमेच्योर है और वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है इनपुट, तो भी बच्चा मूवमेंट मांगेगा, ज्यादा मूव करना चाहेगा। तो फिर एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाकर कि भाई ये मेरी डिफिकल्टी है, आप बताइए हम क्या करें। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हम इंटीग्रेट
कर लेंगे कि भाई कुछ अनइंटीग्रेटेड तो नहीं है जिसपे हमने काम करना है। तो अगर हम इन सब एरियाज पे काम कर लिया हमने, फिर भी बच्चा नहीं बैठ रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है उसको बिठाना, तो फिर हमें पता करना होगा कि भाई जो मैं एक्टिविटी बच्चे को करा रही हूँ, क्या मेरा बच्चा वो एक्टिविटी करने में इंटरेस्ट भी दिखा रहा है या उसे वो एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रही है। अगर वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है तो मुझे इजी बच्चे के लिए जो एक्टिविटी है, मुश्किल जो एक्टिविटी है और इजी, इस तरीके से मुझे सैंडविच करना होगा कि भाई इजी टास्क दे दो, फिर वो मुश्किल वाली कराओ, फिर इजी कराओ, या वो कराओ जो बच्चे को पसंद आता है करना, लाइक उसकी पसंद वाली चीज के साथ हम बैठकर एक्टिविटी कराएं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि सिटिंग टॉलरेंस एक ऐसे ही हाँ भाई बच्चे को बिठा दो और अचीव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैं आपको पता है, मेरे पास एक पेरेंट आए थे और मेरे मुझे बोले मेरा बच्चा अब एक जगह पर 15-20 मिनट बैठ पा रहा है। आई वाज लाइक वाओ, लाइक मैंने उनके बच्चे को देखा था, इतना हाइपर एक्टिव था। आई वाज लाइक वाओ, कैसे किया आपने? तो उन्होंने चेयर को एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया, 10-12 चेयर्स हो गई, उसके ऊपर बच्चे को बिठा दिया और एक्टिविटीज करा ली। अब वो बच्चा वहां से तो उतर ही नहीं पाएगा। आई डोंट थिंक ये कोई, मतलब इस तरीके से सिटिंग टॉलरेंस अचीव करना कुछ फायदे का भी है। ये सब करने में ना मेरा बच्चे के साथ क्या रिलेशनशिप है? आप सोचो, मुझे कोई इतने सारे चेयर्स पर ऊपर बिठा देगा और बोलेगा कि भाई अभी काम करो, आई डोंट थिंक मैं इतना इंटरेस्टेड होकर काम करना चाहूंगी। तो मेरे कहने का मकसद बस ये था कि सिटिंग टॉलरेंस पर जब आप काम कर रहे हो तो कोशिश करिए कि आप इन सब फैक्टर्स का ध्यान दीजिए। सिर्फ बिठाना है, कराना है, उसके अलावा कि भाई क्या उसकी एज है, वो रेडी है, क्या मैं उसे सही खाना दे रही हूँ, क्या वो सही से सो रहा है, क्या मैं उसके सेंसरी इश्यूज अगर हैं तो उन्हें हेल्प कर रही हूँ, क्या मैं उसके प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस अगर अनइंटीग्रेटेड हैं तो क्या मैं उसे इंटीग्रेट कर रही हूँ, क्या मैं जो चीजें उसको पसंद नहीं आ रही है, क्या मैं वो चीजों को उसकी पसंद वाली एक्टिविटीज के साथ सैंडविच कर रही हूँ। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा, क्या कहेंगे, समझ कर सिटिंग टॉलरेंस पर अगर हम काम करेंगे तो हेल्प होगा, बच्चा ज्यादा सीखेगा भी। सिटिंग टॉलरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिटिंग टॉलरेंस पर काम करना बिना समझे कि मुझे क्यों ये वर्क करना है। एट द सेम टाइम कई बार हम एज पेरेंट्स इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि भाई सिटिंग टॉलरेंस नहीं आया, कब बैठेगा, स्कूल में करेगा कि नहीं करेगा, सीखेगा कि नहीं सीखेगा। हम पता है एकदम फ्यूचर में मतलब चले जाते हैं और हम उसके जो टेंशन और स्ट्रेस और डर जो होते हैं वो हम अपने इस पल में लेकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिएक्शन हमारे बच्चे के लिए बहुत अलग हो जाते हैं। तो आई थिंक हमारे अंदर क्या हमारे दिमाग में सोच है, अगर हमारा बच्चा नहीं बैठ पा रहा है, वो भी बहुत मैटर करती है। और अगर हम स्ट्रेस्ड आउट हैं तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम काम डाउन हो जाएं एंड ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखें और फिर सिटिंग टॉलरेंस पर काम करें। और एक चीज जो पूछनी, जो हमें समझनी है वो ये है कि क्या मैं बच्चे को अच्छा खासा प्रेज कर रही हूँ जब वो बैठ रहा है? क्या मैं बच्चे को जज कर रही हूँ फुल टाइम कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्या मैं अपना स्ट्रेस बच्चे पे फेंके जा रही हूँ? ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस नहीं है तो क्या मैं उसे एक थेरेपी बॉल पर बिठाकर सिखा सकती हूँ, या मैं उसे एक वॉबली स्टूल पर बिठाकर सिखा सकती हूँ, या मैं उसे एक पैर के नीचे एक वॉबली कुशन दे सकती हूँ, मैं उसे बैठे बैठे मूवमेंट कैसे दे सकती हूँ, ये भी मैं सोच सकती हूँ। जब तक बच्चे की थेरेपी दे रहे हैं, जब तक उसका सिटिंग टॉलरेंस नहीं आ रहा है, तब तक उस जगह पर बैठे बैठे मूवमेंट करते करते भी हम सीख सकते हैं। सिटिंग टॉलरेंस जब आएगा तब सीखेंगे, उतना वेट करने की भी जरूरत नहीं है। आई होप ये आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू।